जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक नए अंदाज में शानदार रिवीजन करते हुए जा रहे होंगे। क्योंकि साथियों, रिवीजन ही एक ऐसा साधन है जो कि पढ़ाए हुए चीज़ों को आपको बहुत दिनों तक याद रखने में मदद करता है। इसलिए सारे साथी एकदम अच्छे से रिवीजन करेंगे और सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। ओके जी, तो साथियों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसका कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा और टाइम टाइम पे इसको रिवीजन भी करते रहना है बच्चों। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलेंगे जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको कितना याद है। देखो, पहला नंबर सवाल है कि आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भाई तीन तरीके से पूछता है। कभी कभी इसका डिफिनेशन ऐसे दे देगा कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। देखो, यहां से एक आता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व। तो तीनों का मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख के समझा देता हूँ। ऐसे डिफिनेशन अभी कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। देखो, अगर आपसे पूछे आवेश का रैखिक घनत्व जिसे हम लोग लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, तो इसके लिए जो होता है प्रति एकांक लंबाई में, तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन से हमारा सूत्र निकल जा रहा है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को रैखिक घनत्व कहते हैं। फिर आता है पृष्ठ घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल में, देखो क्षेत्रफल को ए द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। साथियों, अगर समझ में आ रहा है तो बताते चलना। और हमारा तीसरा जो होता है वो होता है आवेश का आयतन घनत्व जिसे हम लोग रो द्वारा दर्शाते हैं। और ये होता है प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक आयतन यानी कि बच्चों वॉल्यूम, और आवेश के परिमाण यानी कि क्यू हो जाएगा। अब देखो, ये तीनों का मात्रक भी मैं बता देता हूं। सबको पता है कि सर आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है और लंबाई का क्या होता है सर, मीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर दे दिए, या फिर इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं साथी। फिर ये आए तो यहाँ पे देखो चार्ज का कूलम होता है, सबको पता है सर। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता, तो ये भी पता है, यानी कि इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। या फिर इसका मात्रक निकाले तो चार्ज का कूलम हुआ और वॉल्यूम का ये मीटर क्यूब हो जाता है, तो इसको ऐसे करके भी आप लिख सकते हो साथी। अब बताओ, पूछा कौन गया है आवेश का आयतन घनत्व, तो क्या ये कहीं मिल रहा है बच्चों? ये मिलेगा एग्जाम में, या फिर ये मिलेगा, या फिर आपको पूछेगा आयतन घनत्व को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इससे ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं बन सकता है बच्चों। अब बताओ, आवेश का आयतन घनत्व, क्या लगता है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों? एकदम समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि जितना भी हम अलग से बताएंगे प्रश्न बच्चों, वहीं से एग्जाम में आ जाएगा। इसके बाहर कोई भी प्रश्न एग्जाम में आने की वो सारी गारंटी हमारी है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में छोड़ के आओगे। इसलिए खूब अच्छे से पढ़ो और टाइम टाइम पे उसको रिवीजन करते रहो साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, देखो अगर कम भी प्रश्न कर ले हम लोग लेकिन समझ के करें तो क्या होगा कि याद होगा सर। देखो, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है साथी, भूलना नहीं। अभी जस्ट हमने बताया रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाए थे और इसे हम लोग देखो लेमडा द्वारा सूचित किए प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को। देखो ना, डिफिनेशन से हमारा फॉर्मूला बन गया। और यही वाला बात देखो सेम पूछा है, आवेश का मात्रक सर कूलम होता है कि नहीं बच्चों, बताओ चैट सेक्शन में। और ये लंबाई का क्या होगा सर, मीटर होगा। तो क्या यही बात हमसे पूछा गया? बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। कभी कभी आपसे पूछेगा कि आवेश के रैखिक घनत्व के लिए कौन सा व्यंजक है जो सही है, तो कौन सा व्यंजक है सर? यही तो व्यंजक है, इसके अलावा कोई व्यंजक नहीं है। बस इसे आपको याद रखना है। कब तक सर? जब तक एग्जाम का पेपर हमारा
हमारा नहीं निकल जाता। चलो आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल, क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अब जितने भी एग्जामिनर है जो एग्जाम लेते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अब कोई भी लापरवाही नहीं करते, इसलिए आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में लिख के आओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते साथी, इसीलिए अब तो मेहनत करना पड़ेगा। बताओ प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? साथी ये छोड़ो, क्या है नहीं है मत पढ़ो, प्रति एकांक क्या है सर? देखो प्रति इकाई आवेश पर, क्या सर प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई जैसे हो बट्टा में लिख देना है। क्या लग रहा है सर? बल लग रहा है, और बल का मात्रक क्या? बल को हम अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं ना सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ई कहते हैं। और ई जो होता है सर, ई क्या है? ई एक सदिश राशि है। सर पहले तो ये नहीं बताया कि ई होता क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र है बच्चों। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र का अगर मात्रक भी पूछे तो फोर्स का आप न्यूटन लिखाओगे, और यहाँ पे चार्ज का कूलम, क्या साथी न्यूटन प्रति कूलम नहीं निकाल पाओगे आप इस फॉर्मूले से? बताओ, अगर निकाल पा रहे हो, सीख जा रहे हो तो बताते चलना। सर विद्युत क्षेत्र क्या है? यह एक सदिश राशि है, जल्दी से याद रख लो और एग्जाम में आएगा तो लगा के आओगे। क्या 3 नंबर सवाल का जवाब आप सी लगा पा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 4th नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़े हो ना, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। कम से कम तो आपको 3 से 4 गुण लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं होता छोटा लिखोगे कम नंबर मिलेगा। इसलिए बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी सर क्षेत्र के शक्ति की भी प्राप्त होती है, दिशा भी मिलती है, और आवेश की प्रकृति भी इनसे मिलती है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर। बताओ दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? जल्दी से आप हमें बताओगे। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या है? यह नियम हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। तो क्या सर अगर 2 नंबर में हमसे पूछे कि कूलाम का नियम को लिखो, तो ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा साथी, आप बस याद रखे रहो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बिंदु आवेश के कारण बच्चों इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, इससे ना ज्यादा टफ होगा और ना ये उतना भी इजी, जितना आप सोच रहे हो उतना भी इजी नहीं होता है, मतलब इजी टू मॉडरेट होता है। अगर आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 गुना है तो आपको 35 बनाना है, और 35 में आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताओ जल्दी से, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? ये आप लगाओगे साथी। और आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो बच्चों? v बराबर क्या पढ़े हो एक बार आप बताओ। सर हम लोग तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं, और बटा में q बटा में r लगा देते हैं। तो क्या लगता है कि r हमारा नीचे है और r इसमें दिया गया है, तो मतलब यहां नहीं लगता कि r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हमारा r समान पे ऐसे करके होता v के तो हम समानुपाती कह देते, लेकिन r तो भैया नीचे है ना, यानी कि 1/r के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो कि 6 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। तो क्या साथी आप समझ पा रहे हो? नहीं, जल्दी से बताते चलो। देखो 7 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? एकदम समझ समझ के करना है। विद्युत फ्लक्स सर इसे हम लोग फाई के द्वारा दर्शाते हैं, और विद्युत लगा हुआ इसीलिए हम लोग यहाँ पे ई लगा देते, छोटा सा ई लगा देते हैं, फाई ई के द्वारा दर्शाते हैं। क्योंकि सर एक हमारे पास आ जाता है चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है। कैसा फ्लक्स बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है, जिसे हम लोग क्या, इसे भी तो फाई के द्वारा दर्शाते, तो यहाँ पे चुंबक लगा है इसलिए इसे फाई बी के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। विद्युत फ्लक्स है, इसका जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है सर? E इंटू ए फॉर्मूला होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का B इंटू ए। तो क्या एक ट्रिक यहां लग सकता है सर? अगर फाई E हो तो E इंटू ए लगा देंगे, और अगर फाई B हो तो B इंटू ए लगा देंगे। क्या बच्चों इतना बात समझ पा रहे हो आप? यस नो एक बार बताओ। अगर E का मात्रक पूछे तो जस्ट हमने बताया कि E एक विद्युत क्षेत्र है,
इसका मात्रक क्या बताया बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम बताया था। क्या बताया था बच्चों? न्यूटन प्रति कूलम बताया था और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बता दिया था। क्या बताया था ना साथी? यहाँ से निकालोगे तो न्यूटन प्रति कूलम आप इसे लिखोगे और ये मीटर ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देखो अगर हम दूसरा मात्रक तो ई का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और ये मीटर स्क्वायर है एरिया का, तो ये तो सेम रहेगा सर। अब देखो 1 मीटर से 1 मीटर हम उड़ा सकते हैं सर, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। तो बचा कौन सा? वोल्ट गुना मीटर बचा। तो क्या साथी आप समझ पा रहे हो? सर इसे भी बता दो, चुंबकीय फ्लक्स अगर आगे चल के पूछेगा तो हम लगाएंगे बिल्कुल। देखो ये बी क्या होता है सर? बी जो होता है ये चुंबकीय क्या होता है, जल्दी से बताओ? चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है और इसका मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर आप लगाओगे। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा? यानी कि सर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। और हमने ये बताया बी क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र है जिसका कि वेबर बटा में मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। ये भी आप एक तरह से याद रख लो। अब बताओ क्या होगा? तो आप लगाओगे सर इसका पूछा था ना फाई ई विद्युत फ्लक्स का, तो हम लगाए वोल्ट मीटर और ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है? बच्चों ये भी आसान सा प्रश्न है, आप उतना भी इसे क्या एकदम हार्ड मत समझो। संबंध Q बराबर NE पहले लिखो, Q बराबर NE, N एक नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और ये N के बारे में पूछा गया। ऐसे आप 6 7 8 9 10 11 12 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जहां तक जाना है जाओ भाई, अनंत तक जाओ। और ई क्या है सर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितना होता है बच्चों? ये आप बताओगे सर। ये होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है ना बच्चों। अब देखो n जो है कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता 1/2 इलेक्ट्रॉन 2 बाई या फिर 5/5 ऐसे करके नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे एक चीज आप याद रखोगे, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन 3.7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे पॉइंट में कभी नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये 4.2 जो दिया गया ये n का मान कभी भी संभव नहीं है बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा जिससे कि हमें पता चले कि आप क्लास को अच्छे से समझ पा रहे हो। यस नो साथी बताओ, कूलम्ब बल कैसा बल है? कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है। तो ऐसा मत करना एग्जाम में कि ए वाला को ऐसे रंग दिए और बी वाला को ऐसे रंग दिए, तो सर ये क्या हो जाएगा? हमें 2 नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं बच्चों, 2 के जगह आपको एक थोड़ा सा छोटा सा लड्डू मिलेगा जो कि ये 0 के बराबर है। कितना नंबर बच्चों? 0 के बराबर है। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं। सी वाले ऑप्शन में देखो ए और बी दोनों दिया गया, सी वाले को ऐसे करके रंग देना है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते। ये सब समझाते हुए चल रहे हैं कि एग्जाम में बड़ा मजा आएगा ना। देखो इनमें कौन विद्युत चुंबक यहाँ पे देखो इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? बड़ा आसान है। ऊपर हमने बताया कौन सा ई बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, F/Q बताए थे, फोर्स का न्यूटन भी बताए थे और चार्ज का कूलम भी बताए थे। तो क्या बच्चों न्यूटन प्रति कूलम ये दिया गया, इसको ऐसे भी सी को ऊपर ले जाओगे तो बच्चों इनवर्स तो लगेगा ना। यही वाला बात है, सेम पूछा गया है। कूलम किसका मात्रक है बताओ तो? कूलम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है सर? बल का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है बच्चों? वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है या फिर ये जो है विभवांतर का मात्रक है। तो ये सब तो बात आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विभवांतर का क्या है। तो सारी चीजों को मैं बताता हुआ चल रहा हूं। देखो आवेश के वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश के वितरण से बच्चों ऊर्जा का ह्रास होता है। 11 का आप ए लगा सकते हो जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है, आप लगाओ। देखो प्रश्न है संधारित्रों के समांतर संयोजन में, देखो समांतर संयोजन है भैया जी, यानी कि अगर आप 1/r लिखते हो तो इसमें 1/r1 लिखोगे प्लस में 1/r2 ऐसे करके इसमें ये चलता है। और श्रेणी क्रम में अगर हम r लिखे तो r बराबर r1 प्लस r2 ऐसे करके ये चलता है। तो ये श्रेणी क्रम वाला बात है और ये समांतर क्रम वाला में हो जाता है बच्चों। लेकिन संधारित्र
के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो वोल्टेज है बच्चों। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है जो कि समान होती है बच्चों। यही वाला बात आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में समझाना क्लास में ठीक रहेगा, थोड़ा ये बड़ा है तो ये ऑब्जेक्टिव का क्लास फिर तो सब्जेक्टिव का बन जाएगा। देखो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव का भी क्लास है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सर हम ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं। ऐसा समझाएंगे कि आपको क्लास में दिमाग में फिट होना है। देखो, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों? तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, संधारित्र की धारिता को C द्वारा दर्शाते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अब बटा में D फॉर्मूला है। तो क्या बच्चों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत माध्यम की प्रकृति क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, लेकिन कभी भी यहाँ पे आवेश कहीं बात नहीं हो रही है, यानी कि प्लेट के आवेश पर कभी निर्भर नहीं कर सकती बच्चों। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो और देख लो, अंतराल बीच की दूरी बता दिए, आकार बता दिए और ये आकृति भी एक ही बात है बच्चों, याद रखना आप। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल है पिको फैराड। हमने ये भी बताया था, अच्छा पिछले क्लास में बताया था, आपको अगर याद नहीं है, आप नए जुड़ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, धारिता का एक मात्रक होता है क्या सर? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। दूसरा मात्रक होता है पिको फैराड। क्या होता है साथी? आप याद रखोगे कि सर दूसरा मात्रक पिको फैराड होता है जिसे हम लोग पीएफ लिखते हैं, और तीसरा मात्रक जो होता है वो माइक्रो फैराड यानी कि म्यू एफ होता है। ये तीन ही मात्रक है बच्चों, और धारिता को हम लोग सी के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये आप याद रखोगे। और सी बराबर एक फॉर्मूला है, क्या है सर? क्यू बटा में भी है, चार्ज का कूलम और वोल्ट का वोल्ट लिख लो, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट। सर इसका एक और मात्रक निकल जाता है। तो कितने मात्रकों की बात करें साथी, ये सब आप याद रखोगे। और ये जो होता है एक फैराड बराबर, क्योंकि फैराड भी इसका मात्रक है, तो एक फैराड बराबर एक चीज होता है, आप याद रखना 1 कूलम पर वोल्ट हो जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है साथी। ये किसका होगा? विद्युत धारिता का होगा। किसका मात्रक है बच्चों? विद्युत धारिता का। आवेश का क्या बताया बच्चों हमने? कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। तो ये सब नहीं ना होगा। हमारा तो सही आंसर सी में दिया गया है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल। आज लगता है कि 35 ही ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे साथी। चलो देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? 15 का सही जवाब आप बताओ। बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा? धारिता का मान भी सीधे रूप से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट कर सकते हो बच्चों। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है। लो भैया, ये तो अभी जस्ट हमने बताया सर। देखो यहाँ है 3 संधारित्र में है जिसमें कि प्रत्येक की धारिता क्या है सर? सी है। क्या है? सी है। और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो सिंपल सा आंसर आप कह सकते हो क्या सर? सी इक्विवेलेंट बराबर आप क्या कहोगे? C1 प्लस C2 है क्या? C1 यही वाला बात होगा। तो अब बताओ जल्दी से क्या करोगे? यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो एक बार जल्दी से बताओ। 3 संधारित्र है क्या? बिल्कुल सर 3 संधारित्र है। 3 संधारित्र है तो C3 भी ले लो। यानी कि अब बताओ क्या होगा? आप ऐसे करके लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट बराबर आप ऐसे करके लिख सकते हो क्या? 3 संधारित्र है तो 3/C लिख सकते हो। अगर आप ये C इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसे उल्टा करोगे यानी कि C इक्विवेलेंट करते हो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, C/3 हो जाएगा बच्चों। अब बताओ 17 का क्या आंसर दिया गया है? हमें तो लगता है कि ये वाला आंसर मिलता जुलता ऑप्शन सी हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आसान सा ये सवाल आता है, उतना भी हार्ड नहीं होता है बच्चों। एम्पियर, देखो यहाँ पे ये है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? एम्पियर पहले किसका मात्रक है ये आप हमें बताओ। एम्पियर
किसका मात्रक है, ये आप हमें बताओगे। तो सर ये धारा का मात्रक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको क्या बोलूं मैं, ये करंट का मात्रक है साथी। ये किसका मात्रक है, करंट का मात्रक है। और एम्पियर अगर धारा का मात्रक है तो ये बताओ कि ये किसके बराबर होता है। ये यानी कि आप कह सकते हो सी, ये हमारा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है क्या, एक बार बताओ। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। सर आई क्या है, धारा है बच्चों। एम्पियर धारा को हम लोग आई द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो चार्ज का कूलम, टाइम का समय, यानी कि कूलम पर सेकंड हुआ। यानी कि अगर धारा को हम एम्पियर लिखते हैं तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। ये वाला बात आपको याद रखना है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि ये वाला बात आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा साथी। 18 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा प्रश्न आपके सामने, ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। ए मीटर है सर, ए मीटर बहुत आसान सा। अगर हमारे सामने हो आदर्श ए मीटर, कैसा हो सर, आदर्श वाला हो, आदर्श ए मीटर वाला बात हो, तो इसका प्रतिरोध तो हम शून्य लगाते हैं। और हमारे सामने एक चीज और होता है, तो आदर्श अगर वोल्ट मीटर हो, बच्चों समझो ध्यान से, एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न, आदर्श वोल्ट मीटर हो तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है सर। अगर सिर्फ ए मीटर हो तो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ए मीटर है, बहुत कम वाला बात है, 19 का सी होगा। और अगर आप लोग भी सी लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि उम्मीद है आप सीख गए हो साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध एक नाम आया, बताओ जल्दी से इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब किसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, बताओ। 20 नंबर सवाल का जवाब, ये तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, टेम्परेचर के घटने से ये घट जाता है। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अच्छा पहले ये बताओ, क्या बताओगे सर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर आवर किसका मात्रक है। तो सर ये तो सबको पता है कि आवेश का मात्रक है, किसका है, आवेश का। इसी प्रकार से आप ये बताओ किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं KWH किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा सर हम ऊर्जा को मापते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। बच्चों कूलम नहीं, यहां से एग्जाम में पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ऑप्शन में आपको कूलम भी मिल सकता है, तो उस पे नजर रखना है कि नहीं जूल वाले भैया आप आओ, वो कूलम को साइड में थोड़ा कर दो, पहले आप आ जाओ, क्योंकि आप ही मेरा सही आंसर हो और आप लगा के आओगे ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा सर, ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही क्लास को एक बार लाइक करते चलना, और आपका लाइक ही हमारे लिए वो जोश है जो शुरू से अगर क्लास को स्टार्ट करते तो वो एनर्जी हमारा लास्ट तक बना रहता है आपको पढ़ाने के लिए। बताओ जल्दी से, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। बीजगणितीय योग है बच्चों, यानी कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये किरचॉफ साहब का पहला नियम है जो कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। अच्छा बताओ किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण, बच्चों आवेश संरक्षण पर आधारित है। समेशन आई बराबर आप पढ़ते आ रहे हो 0 होता है, और विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। 22 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे ए होगा। साथ ही समझ पा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 35 ही ऑब्जेक्टिव करेंगे। विद्युत परिपथ में विभवांतर, देखो भैया हमने शुरू में भी बताया था, विभवांतर का बात हो तो हम लोग विभवांतर में किसको मापते हैं सर, देखो विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। वोल्ट किसका मात्रक सर, विभवांतर का। ये सब बात आप नहीं भूल सकते हो ना बच्चों। और ऐसे भी, और विभवांतर V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, इसका अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है, क्योंकि ये हमारा वर्क का क्या होगा, जूल होगा, और ये चार्ज का कूलम हो जाएगा। सिंपल सा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है भैया जी, प्रतिरोध कहलाता है।
अच्छा, प्रतिरोध का सूत्र कितने बच्चे को पता है, आप हमें बताओ। तो आप सीधा लिख दोगे सर V बराबर IR लिख दोगे। तो क्या बच्चों ये प्रतिरोध का ये फॉर्मूला है? नहीं सर, ये तो ओम भैया का नियम है। ओम का नियम आप बताने में लग गए। किसी बच्चे को पता हो तो बताओ प्रतिरोध का ओरिजिनल वाला सूत्र क्या होता है? तो सर वो होता है, क्या होता है, R बराबर रो L बटा में A होता है। ये मेन वाला फॉर्मूला है बच्चों, इसे मत भूलना। एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा सही सूत्र है, और ये वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, साथ ही इसे याद रखना। ओम के नियम के लिए पूछे तो ये पूछेगा, ऐसे इंटर में ओम का नियम नहीं है तो ये तो नहीं ही पूछेगा। हमें उम्मीद है कि ये आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का बिंदु नियम बच्चों, देखो बिंदु नियम को ही हम लोग पहला नियम कहते हैं। क्या? बिल्कुल सर, देखो अगर बिंदु नियम हो तो उसे पहला नियम कहेंगे बच्चों, और ये अगर दूसरा नियम हो तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण जो होता है, विद्युतीय विभव में अंतर होता है। क्या होता है? विद्युतीय विभव में अंतर के कारण होता है साथी। चलो बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या मापा जाता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापते हैं, जो कि विकल्प सी में आपका दिया गया है। बिल्कुल सही है बच्चों। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर, ये भी हमने बताया है, साथ ही ऊपर में ही बताया है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। आदर्श एमीटर, रिवीजन करो, बोलो हमारे साथ एक बार, बोलो क्या बोल रहे हो आप? लाल टी शर्ट, हाँ मैं आपको दिख रहा हूँ। हाँ बताओ जल्दी से, आप बोलो हमारे साथ कि आदर्श सर, आदर्श एमीटर बताए ना, उसका प्रतिरोध शून्य होता है। अगर सिर्फ एमीटर आए ना, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर आए ना, उसका प्रतिरोध अनंत होता है। बोल रहे हो ना? मुंह से बोलो, क्या टुकुर टुकुर क्लास देखने से होगा क्या? मुंह से बोलो, 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये देखो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपरिवर्तित रहता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। सर अपरिवर्तित मतलब क्या होता है? मतलब कभी नहीं बदलता है। ओके, चलो बताओ। 30 नंबर सवाल है, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग है सर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ना विद्युतीय होगा ना चुंबकीय, यहाँ पे दोनों होगा, विद्युतीय प्लस चुंबकीय दोनों होगा। अब बताओ, प्लांक स्थिरांक की क्या विमा है? बच्चों प्लांक कांस्टेंट है। बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका विमा? प्लांक कांस्टेंट का विमीय सूत्र पूछा है। क्या पढ़े हो आप लोग? E बराबर एच न्यू पढ़े हो क्या? E बराबर एच न्यू पढ़े हो? सर हमें H निकालना है, तो H बराबर क्या होगा? E इंटू V हो जाएगा। ये वाला बात निकालने के लिए बहुत दूर जाना नहीं है बच्चों। बताओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से आप हमें बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो H निकाल दिए। ऊर्जा का क्या होता है सर? ml2 T इनवर्स 2 होता है, और ये भी आवृत्ति है तो सेकंड इनवर्स में हो जाता है। तो ये भी आप बट्टे में लिख सकते हो। तो यहाँ से निकाल लो। 1 मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट, इसे ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ऐसे करो, यहाँ से अगर हम E बराबर एच न्यू लिखे हैं तो यहीं से निकाल लो आप लोग। जूल प्रति सेकेंड, इसका मात्रक जो होगा वो जूल सेकेंड होता है। यहाँ से आप निकालोगे तो ये हमारा ml2 में और T इनवर्स 2 होता है, बट्टा में क्या सेकंड का टाइम इनवर्स है, तो यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ से एक प्लस में जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? ml2 और T माइनस का 1 बचेगा। यही विमा हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, ये भी आप याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, लोहा कैसा होता है? अगर आपके सामने आए लोहा, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों आ रहा है, इसका मतलब ये सर क्या है? ये है लौह चुंबकीय। कैसा है बच्चों? लौह चुंबकीय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा, देखो चुंबकीय विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम लोग बृहद वृत्त भी कहते हैं बच्चों। अब बताओ क्या होगा? चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन, विषुवत जैसे आया, इसका मान घट जाता और घटते घटते 0 के पास आ जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो 90 डिग्री होता है। ये आप याद रखोगे बच्चों। चलो बताओ, 34 नंबर सवाल है,
चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आप हमें बताओ जल्दी से। ओके ओके, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है सर? विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता यहाँ पे लिखो, पहले यहाँ पे एक चीज याद करो, क्या करोगे सर? विद्युत धारिता का मात्रक तो ये फैराड है, तो ये तो नहीं होगा सर। अब देखो वेबर आया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका है बच्चों? ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है कि नहीं बच्चों? आपको पता है कि नहीं? है सर, बिल्कुल पता है। और ये एम्पियर गुना मीटर जो है ना, ये मैग्नेटिक, कौन सा बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है। कौन सा सर? यहाँ पे लिखो, क्या होता है? ये मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है। तो बचा कौन सा? यही वाला तो सही होगा ना, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये आधारित है। तो क्या साथी आप बताओगे कि आज 35 तक रहने दे? यस नो आप लोगों का अगर होगा तो हम पूरा करवा देंगे, अगर है कि सर थोड़ा रहने दे दो, रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 20 से 25 मिनट का शायद क्लास हो गया होगा, ये आधा घंटा का भी हो सकता है, हमने तो चेक अभी नहीं किया है। तो आप लोग बताना कि ये क्लास कैसा लगा। इसके अलावा अगला पार्ट आएगा। और हाँ, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा साथी, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो सर, उससे क्या होगा? उससे हम उस नोट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जितना भी क्वेश्चन आपको देंगे उसके बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता बच्चों, क्योंकि जिस प्रकार हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं उस प्रकार उस नोट्स में हम इतना अच्छा से लिखे हैं। उसमें आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा उसमें मिल जाएगा। बस आप उसे पढ़ोगे और अच्छा नंबर लेके आओगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो। और साथ में हमने ये किया है कि हिंदी का बिल्कुल फ्री दे दिया उसी के साथ में बच्चों। तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, इसका चार्ज मात्र 299 रखा गया है। 70 70 82 16 85 नंबर पे आप एक बार कॉल करिएगा। सर हमें 299 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का नोट्स चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप उस नोट्स को पढ़ते हो बच्चों, गारंटी है बच्चों, एकदम 100% गारंटी है, आप 90 प्लस नंबर ला सकते हो एक सब्जेक्ट में, वो भी आप अच्छे तरीके से ला सकते हो साथी। ओके चलो, इसका कोई ये नहीं है, आप लोग अच्छे से ले सकते हो, जरूर लेना। बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना, ऐसे रिवीजन इसे भी करते चलना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टेंशन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूट्यूब से खत्म करवा दूंगा। जितना मैं अलग से समझाऊंगा उसको तो एकदम समझते चलना बच्चों। उसके अलावा कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न नहीं, सिर्फ जहां से आएगा वो यही होगा बच्चों। आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, और अपने नाम को रोशन करो, क्योंकि भाई लोग आपको सिर्फ ये पूछेंगे कितना नंबर आया भाई, बताओ प्रीतम भाई कितना नंबर आया, बताओ आकाश भाई कितना नंबर आया। तो ये सब आपसे नंबर पूछेंगे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ओके जी, मैं उम्मीद है कि ये सब आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मिलते फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।